हेलो। स्वागत है आप सबका एग्जाम मैच पर। आज हम कवर करने वाले हैं 4 जनवरी के करंट अफेयर्स। तो स्टार्ट करने से पहले हमने जो लास्ट क्लास करी थी उसके कुछ रिविजन पॉइंट्स। काम्या कार्तिकेय जो कि मुंबई की रहने वाली है, वो बनी है यंगेस्ट फीमेल इन द वर्ल्ड टू स्केल हाईएस्ट पीक्स इन 7 कॉन्टिनेंट्स। तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज इनॉग्रेट करा कन्याकुमारी में। इंडिया नेपाल मिलिट्री एक्सपेंस पूरी फिल्म नेपाल में स्टार्ट हुई है और ये इसका 18th एडिशन था। यस बैंक ने हाल ही में एक टाइप करा है फिक्की एयरफोनों के साथ। लॉन्च यस पावर फॉर अप, ये वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने के लिए किया है। स्विगी ने एनएससी के साथ टाइप किया है, एक एमओयू साइन किया है जो अपने डिलीवरी पार्टनर्स हैं उनमें फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने के लिए। डीबीएस बैंक के इंडियन ब्रांच का सीईओ रजत वर्मा को अपॉइंट किया। सीएस नाउ उनको डायरेक्टर अपॉइंट किया गया इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का। इसरो ने हाल ही में पीएसएलवी C-60 स्पेस टेक्स नेक्स्ट मिशन को लॉन्च किया है। ये स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है। ये मिशन अगर सक्सेसफुल रहता है तो इंडिया फोर्थ कंट्री बनेगा वर्ल्ड में जिसके पास खुद का स्पेस डॉकिंग होगा। ये जो टीम है वो है यूएसएसआर, जिसे हम रशिया भी कहते हैं, यूएसए और चाइना। चाइना ने हाल ही में अनवील किया है वर्ल्ड के फास्टेस्ट हाई स्पीड ट्रेन CR 450। हाल ही में किंग कप इंटरनेशनल का इनॉग्रल इवेंट हुआ था। उसमें एंडर्स एंडरसन ने इस कॉम्पिटिशन को जीता है और ये डेनमार्क के रहने वाले हैं। इसी कॉम्पिटिशन में इंडिया के जो लक्ष्य सेन है उन्हें थर्ड पोजीशन मिली थी। रशिया ने अभी अनाउंस किया है कि वो एक टूरिस्ट टैक्स चालू करने वाला है और ये January 1 से लागू होगा। इनिशियली इसे 1% रखा है और धीरे धीरे 2027 तक इसे 3% तक ले जाया जाएगा। यूआईडीएआई के नए चेयरमैन सीईओ अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम है भुवनेश कुमार। January 1 को हम ग्लोबल फैमिली डे मनाते हैं। तो ये थे लास्ट क्लास के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं 4 जनवरी के करंट अफेयर्स। हाल ही में एक रैंकिंग आई है रेडीनेस फॉर रैपिडली एजिंग सोसाइटी। इसमें इंडिया का 123 रैंक है आउट ऑफ 143 कंट्रीज। ये जो रैंकिंग है इसमें जो नेचर जो मेडिकल जर्नल है उसमें ये पब्लिश हुई थी। उसके अकॉर्डिंग इंडिया 123rd रैंक पे आउट ऑफ 143 कंट्रीज। फर्स्ट पोजीशन है उस पे स्विट्जरलैंड, सेकंड पे नॉर्वे, थर्ड पे डेनमार्क। ये टॉप 3 कंट्रीज है। ये जो स्टडी थी इसको कंडक्ट किया था नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर NUS में इन कोलैबोरेशन में कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो कि है यूनाइटेड स्टेट्स की। उन्होंने हाल ही में एक नया मेजर लाया है जिसको कहते हैं ग्लोबल एजिंग इंडेक्स। ये जो स्टडी है इसके 5 के डोमेन से जो रैंकिंग हुई है ओवरऑल वो इन 5 डोमेन्स के ओवरऑल स्कोर के बेसिस पे हुई है। पहला है वेलबींग जिसको हाईएस्ट 25% का वेटेज है। प्रोडक्टिविटी,
जिस पर 20% है इक्विटी, जिसका 18% है कोटेशन, 17% और सिक्योरिटी। तो ये जो 5 डोमेन है, वेलबींग, प्रोडक्टिविटी, इक्विटी, कोहेशन और सिक्योरिटी, ये है उसके जो लास्ट 5 है कंट्रीज 143rd रैंक पे, उसका नाम है रवांडा। रवांडा लोएस्ट पे है, वैसे ही 140 पे बेनिन, 141 पे अफगानिस्तान और 142 पे टोगो है। सिल्वर बिलिंग का, जो कि बॉस्निया का एक सॉन्ग है, उसको यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है। सेवरडेलिका को बाल्कन ब्लूज भी कहा जाता है। ये एक लव सॉन्ग है बॉस्निया का। उसको हाल ही में यूनेस्को में नेशनल इन्वेंटरी ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में जो है। ये जो सॉन्ग है वो 16वीं सेंचुरी का है। इसको मेन जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में ऐड किया गया, कलिमेंट में जो ऐड किया गया, उसका कारण ये होता है कि तो क्योंकि ये हिस्टोरिक है और ये बहुत वैल्यू होल्ड करता है हिस्टोरिकली, तो इसको प्रिजर्व करना है, इसीलिए इसको यहाँ पे जोड़ा गया। इंडिया में टोटल 15 इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज एलिमेंट्स हैं। ये बॉस्टन के बारे में कुछ जानकारी है। पीएम इसके हैं नेदमन मेक्सिक, कैपिटल सराजेवो, और जो करेंसी है वो है बॉस्निया हर्जगोविना कन्वर्टेबल मार्क, जिसको बैम भी कहते हैं। तो ये कुछ स्टैटिक पॉइंट है बॉस्टन के बारे में, इनको याद कीजिएगा। आरबीआई ने हाल ही में एक रिपोर्ट रिलीज करी है ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। ये रिपोर्ट है फॉर द ईयर 23-24। ये जो रिपोर्ट है वो परफॉर्मेंस बताती है बैंकिंग इंडस्ट्री में। इसमें कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स और जो एनबीएफसी है उन सबको कवर किया जाता है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो बैंक्स हैं उनका प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, और वो लगातार 6 ईयर में इंक्रीज हुआ है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो रिटर्न ऑन एसेट है वो बैंक का है 1.4%, और जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो है 14.6%, जो कि कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है पास्ट ईयर से कंपेरिजन में। और इस रिपोर्ट में जो सबसे अच्छी चीज देखने को मिली है वो ये है कि जो नेट एनपीए है ऑफ द बैंक्स वो कम हुए हैं बाय पॉइंट, जो भी करंट है वो हो गया है 0.57 सितंबर 2024 में, और ये मार्च में 0.62 हो गया। जो हाईएस्ट जीएनपी है, ग्रॉस एनपीए जो होते हैं बैंक्स के, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो कि है 6.2%, और जो रिटेल लोन्स है वो सबसे कम है, मात्र 1.2%। तो एक हम यहाँ पे टर्म देख रहे हैं ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए। इनमें डिफरेंस क्या होगा? ग्रॉस एनपीए टोटल एनपीए होते हैं ऑफ द बैंक, और नेट एनपीए होते हैं अब एनपीए के एवज में बैंक्स को प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। तो नेट एनपीए निकालने के लिए जो ग्रॉस एनपीए है उसमें से नेट एनपीए माइनस कर दिया जाता है। जिन लोन्स में बैंक ने प्रोविजन कर लिया वो ग्रॉस एनपीए हटा देंगे तो हमें नेट एनपीए मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई ने जो
उसका हाफिल पब्लिकेशन है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, दिसंबर 2024 उसको रिलीज किया। ये जो रिपोर्ट है shows the joint assessment of the subcommittee of फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। ये जो रिपोर्ट है इसको तैयार करने के लिए जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं उनसे डेटा लिया जाता है और उसको कंपाइल करके एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ है और द फाइनेंशियल ईयर 25 वो रहने वाला है 6.6%। एक और चीज, ये रिपोर्ट साल में 2 बार आती है, पहले आती है जून में और दूसरी आती है दिसंबर में। तो ये याद रख लीजिएगा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट टू जीडीपी रेशियो है वो डिक्रीज हो टू 56.8% फॉर द ईयर 2024-25 कंपेयर टू 62.7 2022-21। इस रिपोर्ट ने एक और चीज हाईलाइट करी है कि जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरेंग्स है वो 65.49 बिलियन डॉलर हो गए, जो कि 34.4% है टोटल डेट का। एक और चीज हमें वहाँ पे पता पड़ी है वो ये है कि लिक्विडिटी कवरेज रेशियो होता है बैंकिंग सिस्टम में वो 135.7% हो गया सितंबर 23 में था, और अब 128.5% रह गया। एक और चीज यहाँ पे है कि जो क्रॉस एनपीए है वो 12 साल के लो पे आ चुके हैं 2.6% पे, और जो नेट एनपीए है वो सिर्फ 0.6% रह गया। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है जो हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को रखना पड़ता है वो डिक्रीज हो जाएगा 16.5% तक मार्च 26 में। आरबीआई ने फिक्स डिपॉजिट जो एनबीएफसी में फिक्स डिपॉजिट रखे जाते हैं उनके नए रूल अभी अनाउंस किए हैं। ये रूल जो है वो 1 जनवरी 2025 से लागू होंगे। ये रूल्स क्या है, ये जो प्रीमेच्योर विड्रॉल होते हैं एफडीज में उसके लिए है। जो स्मॉल डिपॉजिट है जो कि 10,000 तक के ही रहते हैं उसमें कहा गया है कि डिपॉजिटर चाहे तो 3 महीने में इसको विड्रॉ कर सकता है विदाउट इंटरेस्ट। और जो लार्ज डिपॉजिट हैं उसमें पार्शियल विड्रॉल अप टू 50% ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट और 5 लाख रुपीज whichever is lower is allowed within 3 months, बट ये जो होगा विदाउट इंटरेस्ट होगा। तो इसमें हम पार्शियल विड्रॉल तो कर सकते हैं और हमें इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला अगर हम 3 महीने का विड्रॉ करते हैं। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन आइवोरा जो कि मॉरिशस में बेस्ड है उसके नए सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम है संजीव रंजन, जो कि इंडिया के एक आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर है। उनको सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किया है आयोडा का। इन्होंने सक्सेड किया है सलमान अल फरीसी को जो कि इंडोनेशिया के थे। ये आयोडा के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। इसको 1997 में स्टैब्लिश किया गया था और ये इंडियन ओशन का जो रीजन है उसको प्रमोट करने के लिए काम किया। आयोडा के करंट में 23 मेंबर स्टेट्स हैं, इसमें से ऑब्वियसली इंडिया ही है। और इंडिया 2025-27 के लिए इसका चेयरमैन रहने वाला है और वो चेयरमैनशिप लेगा श्रीलंका। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं
उनका नाम है विट्ठल कुमार, जो कि 1993 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। उनको डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है और इन्होंने सक्सीड किया है अनीश दयाल सिंह को, जो कि हाल ही में रिटायर हुए हैं। 1 जनवरी को डीआरडीओ का फाउंडेशन डे मनाया जाता है। डीआरडीओ, जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, और इसको फॉर्म ये बना था 1958 में। डीआरडीओ के करंट चेयरमैन है एस वी कामत, समीर समीर वी कामत। हाल ही में कंपटीशन हुआ था वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप। उसमें इंडिया के जो ग्रैंड मास्टर हैं आर वैष्णवी रमेश बाबू, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और वहीं चाइना के जू वेंजन, इनको गोल्ड मेडल मिला है। इंडियन आर्मी ने जनवरी 3 से जनवरी 5 के बीच एक न्यू ईयर आर्मी मेला लॉन्च किया है। और ये मेला लॉन्च हुआ है गोलाकोंडा फोर्ट में। इस मेले का जो मेन एम है, ये जो इवेंट हो रहा है इसका मेन जो एम है वो गैप ब्रिज करना है सिविलियंस और आर्म फोर्सेस के बीच में। उत्तराखंड के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हाल ही में एक महाभारत वाटिका स्टैब्लिश किया है। महाभारत वाटिका क्या है? जो भी प्लांटेड स्पीसीज महाभारत में मेंशन थी, उनको उस लैंड पे उगाया जाएगा। ये जो गार्डन है कि 1 एकड़ का लैंड इसके लिए अपॉइंट हुआ है, अलॉट हुआ है। और ये जो गार्डन है वो बनाया जाएगा हल्द्वानी उत्तराखंड में। तो हल्द्वानी उत्तराखंड में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उत्तराखंड का, उसने महाभारत वाटिका एस्टैब्लिश किया है, जिसमें कि 37 स्पीसीज जो कि महाभारत में मेंशन थे उनको उगाया जाएगा। और इसी साल उत्तराखंड के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रामायण वाटिका भी एस्टैब्लिश किया था, जहाँ पे वाल्मीकि रामायण जो है उसमें जो भी प्लांट स्पीसीज मेंशन थी वो उगाई गई थी। तो इसी के साथ हमारी क्लास आज यहीं खत्म होती है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। पसंद आया हो वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।